हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरु कृपास ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। देखिए, अपन ने कुछ आयनिक यौगिकों के बारे में पढ़ लिया, उनका निर्माण कैसे होता है ये देख लिया। ठीक है। इसके बाद में आज का जो अपना पॉइंट रहेगा वो है आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। ठीक है। और गुणधर्म में सबसे पहली बात, सबसे पहला गुण अगर अपन देखें तो फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था। देखिए, अगर मैं आयनिक यौगिकों की बात करूं तो बेटा जो भौतिक अवस्था होती है वो प्राय ठोस होती है। तो जनरली अपन क्या कहते हैं, सॉलिड, यानी प्राय ठोस। ऐसा क्यों? उसका कारण है कि आयनिक यौगिकों में धनायन और ऋणायन यानी विपरीत आयन एक दूसरे के पास पास होते हैं, उनके बीच में प्रबल आकर्षण बल होता है, इसीलिए ये ठोस होते हैं। ठीक है, प्राय ठोस होते हैं। इसके बाद में मैं आता हूं, अगला जो प्रॉपर्टी है वो है हार्ड एंड ब्रिटल। हार्ड एंड ब्रिटल का मतलब है कठोरता व भंगुरता। कठोरता व भंगुरता। देखिए, कठोरता इसका मतलब है आयनिक यौगिक हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। उसका कारण तो वही है, क्या? विपरीत आयन पास पास होते हैं और उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। ठीक है, इस तरह से धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन अल्टरनेट ऑर्डर्स में होते हैं और अच्छी पैकिंग होती है। ठीक है, ये तो कठोरता का कारण है। लेकिन जब इन पर हल्की चोट मारते हैं अपन, जैसे आप नमक के मोटे टुकड़े पर आप हल्का सा हथौड़े से वार करना या कैसे भी करना, मतलब हल्की चोट जब आप मारोगे तो एक चीज देखने को मिलेगी। वो क्या कि पहले तो ये परतें थी, अब कहते हैं कि ये परतें एक दूसरे पर स्लाइड कर जाएगी, खिसक जाएगी। अब साहब, परतें अगर स्लाइड कर जाएगी तो एक अजीब स्थिति देखने को मिलेगी। देखिए इस तरह से, इतनी देर आप कहते थे कि विपरीत आवेश पास पास है और अब आप देख रहे हो कि समान आवेश पास पास आगे। देखिए इस तरह से, तो इनके बीच में एक रिपल्सन लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा और प्रतिकर्षण के कारण से ये अपने आप दूर दूर चले जाएंगे, पार्टिकल्स बिखर जाएगा। ये इस प्रक्रिया को कहते हैं भंगुरता। क्लियर? तो ये आयनिक यौगिक कठोर भी होते हैं लेकिन साथ में भंगुर भी होते हैं। ओके, इसके बाद में अपन अगली प्रॉपर्टी लेते हैं, अगला गुण जो लेते हैं, तीसरा जो है, पहला अपन ने देखा है भौतिक अवस्था के बारे में, दूसरा अपन ने देखा है कठोरता और भंगुरता के बारे में, तीसरा देखिए चालकता के बारे में। चालकता यानी कंडक्टेंस। देखिए, बात करें अपन चालकता की यानी कंडक्टेंस की तो कहते हैं कि आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में, ध्यान रहे, ठोस अवस्था में ये कुचालक होते हैं, मतलब चालकता नहीं दर्शाते। क्यों? क्योंकि ठोस अवस्था में आयन तो मौजूद है लेकिन मुक्त आयन नहीं है, और मुक्त आयन नहीं है तब एक सिरे से दूसरे सिरे तक एनर्जी का ट्रांसफर कैसे करेंगे? ठीक है ना, इसलिए अब बात आती है, लेकिन इसी को मैं पिघला लूं यानी गलित अवस्था ले आऊं, बेटा जी गलित अवस्था में आयन गति करने लग जाएंगे और अब ये चालकता दर्शा देंगे। और कहते हैं कि अगर पानी में घोल लूं और जलीय विलयन बना लूं यानी जलीय अवस्था में ले आऊं तो भी चालकता दर्शा देंगे। तो इन दो अवस्थाओं में चालकता दिखाते हैं, ठोस अवस्था में चालकता नहीं दिखाते। ठीक है, तो अगर चालकता का ऑर्डर आपसे पूछ ले तो जलीय अवस्था में चालकता सबसे ज्यादा, फिर दूसरे नंबर पर गलित अवस्था में चालकता और तीसरे नंबर पर ठोस अवस्था में चालकता। ऐसे अपन चालकता का क्रम बताएंगे। तो ध्यान रहे, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में चालक नहीं है, गलित या फिर जलीय अवस्था में चालकता दिखाते हैं। चौथे गुण की बात करें, चालकता के बाद में अपन अगला जो गुण ले रहे हैं वो है इनकी, सीधा ही मैं लिख रहा हूं कि जो आयनिक बंध है, ध्यान रखना, जो आयनिक बंध है वो अदिशात्मक प्रकृति का होता है,
नॉन डायरेक्शनल होता है, अदिशात्मक बंध होता है। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल, अदिशात्मक बंध। ठीक है, इसका मतलब है धनायन के चारों तरफ ऋणायन किधर से भी ले आओ आपका बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन बेटा जी सहसंयोजक यौगिकों में ऐसा नहीं होता, तो कहते हैं कि सहसंयोजक बंध जो है वो क्या है? दिशात्मक, निश्चित दिशा में ही वहां पे बंध बनेंगे। अच्छा एक चीज और सुन लो फिर, जब आयनिक बंध अदिशात्मक है तो आयनिक यौगिक भी क्या होंगे? आयनिक यौगिक भी अदिशात्मक ही होंगे। और उसी तरह से सहसंयोजक बंध रखने वाले, सहसंयोजक बंध दिशात्मक है, इसका मतलब है सहसंयोजक यौगिक भी दिशात्मक होते हैं। ये चीज कहां काम में आती है? कई बार चार ऑप्शन देके कहता है निम्न में से कौन सा यौगिक अदिशात्मक है, यानी वो आयनिक पूछना चाह रहा है। निम्न में से कौन सा यौगिक दिशात्मक है, यानी वो सहसंयोजक पूछना चाह रहा है। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना। पांचवी प्रॉपर्टी अगर इसी से जुड़ी हुई है कि जो आयनिक यौगिक होते हैं, आपने कहा कि जो आयनिक यौगिक हैं वो अदिशात्मक होते हैं। कैसे होते हैं? अदिशात्मक होते हैं। और इनमें बंध भी कैसे होते हैं? बंध भी अदिशात्मक होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ये प्राय समावयवता नहीं दर्शाते। समावयवता, और समावयवता में भी स्पेशली ज्यामितीय समावयवता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दर्शा पाते। जबकि सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक आपने कहा कि दिशात्मक होते हैं, और दिशात्मक होने के कारण से ये समावयवता दर्शा सकते हैं। ठीक है ना? तो ये समावयवता दर्शा सकते हैं, लेकिन आयनिक यौगिक समावयवता प्राय नहीं दिखाते। फिर अगले गुण में आ जाऊं। छठा गुण अगर अपन बात करें, एक काम का है बेटा जी, ये है अभिक्रिया का वेग। वेग कहो चाहे दर कहो, अभिक्रिया का वेग यानी दर। अभिक्रिया के वेग पर जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब भी कोई अभिक्रिया होती है तो उस दौरान होता क्या है, पहले यह जानना जरूरी है। तो जब भी कोई अभिक्रिया होती है बेटा जी, कहते हैं कि इस अभिक्रिया के दौरान ये क्रियाकारक है, और कहते हैं कि क्रियाकारक से अगर आपको प्रोडक्ट तक जाना है तो एक ऊर्जा का अवरोध पार करके जाना पड़ता है। ठीक है, ये काइनेटिक्स में पढ़ोगे आप। यहां सक्रिय संकर या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है ना? और क्रियाकारक को उत्पाद में बदलने के लिए इतनी ऊर्जा अतिरिक्त चाहिए होती है, और इसको याद करो, आप कहते थे सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, इस ग्राफ में आप एक चीज देखिएगा कि शुरू में ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी यहां तक, और बाद में ऊर्जा निकलेगी। ठीक है, तो मेरा आपसे सवाल है कि यार यहां तो ऐसा क्या हो रहा है कि ऊर्जा की जरूरत पड़ रही है, और इधर ऐसा क्या हो रहा है कि ऊर्जा निकल रही है? तो मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी अभिक्रिया के दौरान जब पुराने बंध टूटते हैं, पुराने बंध टूटते हैं, उनको तोड़ने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और बाद में नए बंध बनना चालू हो जाते हैं, इसलिए ऊर्जा निकलती है। तो किसी भी अभिक्रिया को जो टाइम लग रहा है, लेट हो रही है, वो पता है क्यों हो रही है? वो हो रही है इन पुराने बंधों को तोड़ने में समय लग रहा है, यानी इस सक्रियण ऊर्जा की प्राप्ति में समय लग जाता है। अब सोचो, अगर कोई ऐसी अभिक्रिया हो जाए जिसमें पुराने बंधों को तोड़ना ही नहीं पड़े, जिसमें सक्रियण ऊर्जा का मान नगण्य हो जाए, तो तुम कहोगे सर वो अभिक्रिया तो बहुत ही फास्ट हो जाएगी। ऐसी ही अभिक्रिया आयनिक यौगिकों की होती है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि आयनिक यौगिकों की अभिक्रियाओं में ध्यान रहे आयन भाग लेते हैं सीधे ही। समझिए इस चीज को। मान लीजिए एक अभिक्रिया लिख रहा हूं NH4Cl और AgNO3 के बीच में। अब कहते हैं कि जैसे ही इनको सूटेबल मीडियम दोगे, एक उपयुक्त माध्यम में इनको डालोगे, तो सबसे पहला काम होगा ये आयनों में टूटेंगे। टूट गए साहब, है ना? अब अभिक्रिया में सीधे आयन भाग लेंगे, तो NH4 प्लस है वो NO3 से जुड़ गया, Ag है वो Cl से जुड़ गया, बात खत्म, तुरंत अभिक्रिया होगी। तो मैं तो ये कहूंगा कि पुराने बंधों का टूटना और सक्रियण ऊर्जा ये नगण्य है, इसीलिए
ये आयनिक अभिक्रियाएं तीव्र होती है। लिख लेना ये सब बातें। और दूसरी चीज, अब आओ सहसंयोजक यौगिकों में। तो बेटा जी लिखें, सहसंयोजक यौगिकों में अणु भाग लेते हैं। एक बार रुको और देखो, जैसे CO2 प्लस H2O के बीच में अभिक्रिया होके H2CO3 बन रहा है मान लीजिए, तो बेटा जी CO2 में C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे पहले, और HOH में ये बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। इसका मतलब है बॉन्ड भी टूटेंगे और सक्रियण ऊर्जा भी शामिल होगी, इसलिए अणु भाग ले रहे हैं, इसलिए ये अभिक्रियाएं स्लो होती है, धीमी होती है। इज दैट क्लियर? तो छठा गुण आपने क्या देखा? अभिक्रिया का वेग। निष्कर्ष क्या निकाला कि आयनिक यौगिकों की जो अभिक्रियाएं हैं वो तो होती है फास्ट, और सहसंयोजक यौगिकों की अभिक्रियाएं होती है वो स्लो होती है। ठीक है, सातवें गुण पर आ जाओ जी। सातवां गुण अगर अपन देखें तो वो देखिए, सातवां ये है, अपन ले लेते हैं घनत्व व गलनांक। घनत्व व गलनांक, इतना सा मैं कहूंगा, इसको डिटेल में तो आगे देख लेंगे, लेकिन उच्च घनत्व होता है आयनिक यौगिकों का। कारण क्या होता है? क्योंकि कणों के बीच में एक प्रबल आकर्षण होता है, तो वो पास पास होते हैं, क्लोज पैकिंग में होते हैं, तो घनत्व उच्च होता है। और प्राय मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक भी उच्च पाया जाता है। अभी मैं इस बात को यहीं रोक दूं, और आगे अपन आगे के लिए जब जब इनकी जरूरत पड़ेगी तब तब इन पॉइंट्स की चर्चा कर लेंगे। लेकिन उससे पहले काम की इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, की पॉइंट बता रहा हूं। बेटा जब मेल्टिंग पॉइंट के क्रम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, गलनांक के क्रम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, तो आप उसको थोड़ा सा देखना कि यार ये क्वेश्चन आयनिक यौगिकों के लिए पूछ रहा है या फिर सहसंयोजक यौगिकों के लिए पूछ रहा है। ये चीज थोड़ी सी आप देख लेना। तुम कहोगे इससे क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल क्राइटेरिया ही चेक करने का बदल जाएगा। अगर बेटा जी जिनका तुम्हें चेक करना है वो आयनिक यौगिक हैं, तो कहते हैं कि आयनिक यौगिकों के गलनांक तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो जालक ऊर्जा के समानुपाती बताए जाते हैं। जितनी ज्यादा जालक ऊर्जा उतनी अच्छी पैकिंग, पिघलाने के लिए ज्यादा ताप की जरूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ अगर सहसंयोजक यौगिक हैं तो मेल्टिंग पॉइंट है वो ध्यान से देख लो, ये आयनिक लक्षणों के तो समानुपाती होता है। अब आयनिक लक्षणों के समानुपाती तो सहसंयोजक लक्षणों के क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती। तो ऐसी स्थिति में आपको ये चीज चेक करनी पड़ती है। जनरली मेल्टिंग पॉइंट के क्रम से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्राय ऐसे देखते हैं। तो ये बीच में मैंने एक की पॉइंट बताया जो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अगली प्रॉपर्टी में आओ बेटा जी, 8 नंबर। एक तो इसको इंपोर्टेंट कर देना, बहुत सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन आए हैं 2 बार, कथन आए। इसमें कहते हैं वाष्पशील प्रकृति। वाष्पशील प्रकृति, बेटा जी आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आयनिक बंध और सहसंयोजक बंध में से कोई कहे कि सामान्यतः प्रबल बंध कहां होता है, तो तुम कहना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आयनिक होता है सामान्यतः। ठीक है ना, आयोनिक बॉन्ड ज्यादा मजबूत माना जाता है। अब मैं कहूं कि आयनिक यौगिकों में एक चीज और देखेंगे कि जो कण है उनके बीच में बेटा एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है, क्योंकि जैसे NaCl ले लो तो Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस इस तरह से है, तो NaCl अणुओं के बीच में भी आकर्षण बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये आकर्षण स्ट्रॉन्ग होने के कारण से कहते हैं कि आयनिक यौगिकों की जो वाष्पशील प्रकृति है, वाष्पशील प्रकृति कह दो चाहे वाष्पशीलता कह दो, वो बेटा बहुत कम होगी। अरे आसानी से वाष्प में नहीं बदलेंगे, लेकिन जो सहसंयोजक यौगिक होंगे उनकी वाष्पशील प्रकृति ज्यादा बताई जाती है। अब इस चीज का ध्यान रखना। तो क्या मैं ये कह दूं कि जो वाष्पशील प्रकृति है
वो समानुपाती होगी सह संयोजक लक्षणों के और व्युत्क्रमानुपाती होगी आयनिक लक्षणों के। ठीक है ना। अब क्वेश्चन आ जाए आपके सामने इस तरह से कि बताओ FeCl2 और FeCl3 वाष्पशीलता ज्यादा कहां है, तो मैं तो कहूंगा FeCl3 में है, क्योंकि सहसंयोजक लक्षण ज्यादा इसमें है। याद है ना, MCl2 और MCl4 ज्यादा वाष्पशील कौन होगा? MCl4, क्योंकि सहसंयोजक लक्षण ज्यादा है, वो चेक करना आता है हमें। ठीक है ना। अगली प्रॉपर्टी में आ जाइए। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी में ले रहा हूं वो है बेटा जी रंग के बारे में, कि आयनिक यौगिकों के रंग के बारे में आपका क्या कहना है। नाइन्थ प्रॉपर्टी है रंग के बारे में, कलर। लिख लें, आयनिक यौगिक प्राय रंगहीन होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें प्राय देखा गया है कि धनायन और ऋणायन के पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। ठीक है, ओके। लेकिन आगे लिख लो, लेकिन इनमें सह संयोजक लक्षण बढ़ने के साथ रंग की उत्पत्ति हो सकती है, और जैसे जैसे सहसंयोजक लक्षण बढ़ेंगे रंग की तीव्रता भी प्राय बढ़ेगी। इसको बेटा जी मैं इतना सा कह दूं कि जो रंग की तीव्रता है वो सहसंयोजक लक्षणों के समानुपाती बताई जा सकती है। अब ये चीज जरूर कहोगे तुम कि सर सहसंयोजक लक्षण आने से ऐसा क्या हो जाता है कि रंग आ जाता है। बताता हूं कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब रंग की उत्पत्ति एक पॉइंट आता है वहां अपन सीखेंगे कि ऐसा क्या हो जाता है कि रंग उत्पन्न हो जाता है। फिलहाल अपने को इतना ही है कि आयनिक यौगिक प्राय रंगहीन, सहसंयोजक लक्षण बढ़ने के साथ साथ रंग की तीव्रता बढ़ेगी। तो जरा एक एग्जाम्पल देख लो, AgF, AgCl, AgBr और AgI। अब जरा बताइए कि इधर से इधर आप जा रहे हो, R माइनस बढ़ रही है तो सह संयोजक लक्षण भी बढ़ेंगे और उससे जो रंग की तीव्रता थी वो भी बढ़नी चाहिए। और इसको इस तरह से देखो कि AgF और AgCl रंगहीन या श्वेत बता दिए जाते हैं, AgBr हल्का पीला बता दिया जाता है, तो आया ना रंग। और बेटा जी AgI को आप प्योर येलो यानी हल्का पीला की बजाय गहरा पीला या पीला रंग कह सकते हो, तो वाकई में रंग की तीव्रता बढ़ रही। ठीक है ना। तो ये रंग की उत्पत्ति की बातें अपन ने की। इसके बाद में अगला गुणधर्म अपन अगर लें तो ये है बहुरूपता व समाकर्तिकता। देखिए बहुरूपता मीन्स पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म। बात करें हम पॉलीमॉर्फिज्म यानी बहुरूपता का मतलब है आयनिक यौगिक एक से अधिक प्रकार की संरचनाएं रखते हैं, बस। लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म के बाद में एक वर्ड लिखा है मैंने समाकर्तिकता, यानी वे आयनिक यौगिक जो समान क्रिस्टल संरचना रखते हो, नाम से ही पता चल रहा है वे क्या कहलाएंगे, समाकर्तिक। ये तो बात हुई शब्दों की। लेकिन देखिए दो यौगिक अपने सामने आ जाएं, वो समाकर्तिक है या नहीं है, ये चेक करना मेन क्वेश्चन है। तो अपन चेक करें तो कैसे करें, तो आप लिखिएगा दो यौगिक समाकर्तिक होंगे यदि वे निम्न में से किसी एक भी शर्त का पालन करें। तो मैं यहां आपको तीन शर्तें बताऊंगा, उन तीन में से किसी एक का भी पालन अगर कोई करेगा तो वो क्या कहलाएंगे, समाकर्तिक कहलाएंगे। ठीक है। और उसमें मैं पहली जो शर्त लिख रहा हूं वो देखिए, दोनों यौगिकों में पहली शर्त लिख रहा हूं, दोनों यौगिकों में धनायन व ऋणायन
के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बात समझने की कोशिश करिए कि दोनों के धनायन को चेक कर लीजिएगा, दोनों के ऋणायन को चेक कर लीजिएगा। अगर समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहे तो मैं समाकर्तिक मान लूंगा। एक एग्जाम्पल लेता हूं, NaF एंड MgO। अब बात आती है कि इसके धनायन को उठाइए और वहां से धनायन को लाइए, दोनों को चेक करिए। आप चेक करोगे तो पता चलेगा कि यहां तो 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब है विन्यास समान ही होगा, 1s2 2p6। बेटा नेक्स्ट में बात करूं तो इसका ऋणायन है F माइनस, दूसरे का ऋणायन है O-2, लेकिन इनमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। बाई चांस ये समान है, लेकिन मुझे तो इन दोनों का देखना है। अब बात आती है ये भी 1s2 2p6 समान विन्यास है, तो ओवरऑल ये दोनों यौगिक आपस में क्या कहलाएंगे, समाकर्तिक कहलाएंगे। अगला देखो, दूसरा केस, दूसरी स्थिति, ये ध्यान से सुनना कि दोनों यौगिक जिनको चेक करना है, दोनों यौगिक समरूप सूत्र, समरूप मींस मिलता जुलता, ठीक है, समरूप सूत्र सिमिलर, समान आयनिक संयोजकताएं। इसका क्या मतलब हुआ कि एक का धनायन अगर +2 में है तो दूसरे का भी +2 में है, एक का ऋणायन -3 में है तो दूसरा भी -3 में है। इस तरह से समान आयनिक संयोजकता और समान क्रिस्टलीय जल। क्रिस्टलीय जल जानते हो ना, डॉट लगा के अपन जो लिखते हैं क्रिस्टलीय जल के अणु, ये समान हो तो इन शर्तों का अगर पालन करेगा, इनमें से जो पहली शर्त का पालन करे तो भी समाकर्तिक, दूसरी शर्त का पालन करे तो भी समाकर्तिक। ठीक है, इसका मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, देखिएगा। सबसे पहले एक नाम लिख रहा हूं, श्वेत कशिश। अब आपको बताना चाहता हूं, इसको अपन कहते हैं व्हाइट विट्रियोल, ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है ZnSO4.7H2O, ठीक है। अब एक बात आती है, इसी से मिलता जुलता नाम है एक हरा कशिश यानी ग्रीन विट्रियोल, और इसका फॉर्मूला है FeSO4.7H2। एक नाम आता है बेटा जी इप्सम लवण, या फिर इसको कहते हैं इप्सोमाइट, ठीक है ना। और ऐसी कंडीशन में अपन कहते हैं, इसका फॉर्मूला अपन बोले तो MgSO4.7H2O। अब बताइए इन शर्तों का पालन हो रहा है, समरूप सूत्र है, समान आयनिक संयोजकता है, जिंक +2 में, Fe+2 में, Mg+2 में, और क्रिस्टलीय जल के अणु भी समान, तो ये तीनों एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे। लेकिन अब इन्हीं से मिलता जुलता एक शब्द लिख रहा हूं और वो है नीला कशिश, नीला कशिश, ब्लू विट्रियोल। अब कोई पूछे कि क्या ये भी इनके साथ में समाकर्तिक होगा क्या, तो बताना चाहता हूं CuSO4.5H2O होता है। क्या ये समाकर्तिक है, तो मैं तो कहूंगा कि इनके साथ में समाकर्तिक नहीं है। क्यों, 5H2O है। अच्छा, इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है पहले ही कि CuSO4.5H2O में कितने जल के अणु हैं जो धातु से सीधे जुड़े होते हैं। तो भैया इसका थोड़ा सा बता दूं कि ये एक संकुल यौगिक के रूप में रहता है, और इसका फॉर्मूला आप देख लेना, CuH2O4SO4.H2O। यहां पे आपको पता चला कि 4 जल के अणु तो सीधे जुड़े हुए हैं और एक क्रिस्टलीय रूप में है, ठीक है। तो ये दूसरी शर्त हुई, अगर इसका भी पालन अगर किया तो मैं इसे क्या मान लूंगा, समाकर्तिक मान लूंगा। इसके बाद में अगली कैटेगरी, या फिर मैं कह दूं तीसरा केस समाकर्तिकता को चेक करने का, वो देखिए सी।
अगर मैं कहूं कि दोनों यौगिकों में दोनों यौगिकों में धनायन व दोनों के ऋणायन समान आकृति वाले हों, या तो ये बोल दो, और आमतौर पर इसमें संकरण भी देख सकते हो, हालांकि मैं तो आकृति ही बोलूंगा कि समान आकृति हो। अब आप ये चीज समझिए कि ये कितनी इजी है। जैसे ये दो यौगिक हैं साहब, इसका जो धनायन है वो इसके धनायन से सिमिलर स्ट्रक्चर रखता है, और इसका जो ऋणायन है वो इसके ऋणायन से समान है, तो पूरा भी तो समान हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल्स की अगर अपन बात करें तो देखिए, एक ले रहा हूं KClO4 एंड KMnO4। बेटा जी बात करें अपन KClO4 में K+, इसका भी K+, तो तुम कहोगे सर धनायन तो 100% ही समान है। धनायन तो क्या है, 100% समान है इसका। ठीक है, अब बात आती है कि अगर मैं दोनों के ऋणायनों की बात करूं तो देखिए साहब, दोनों के ऋणायन अगर अपन देखें तो इसका ClO4 माइनस है और इसका MnO4 माइनस है। स्ट्रक्चर देखें तो Cl O नेगेटिव और 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है। दूसरे में देखिए Mn O नेगेटिव, आपको बताना चाहता हूं ये भी चतुष्फलकीय है और ये भी चतुष्फलकीय है, तो दोनों की शेप क्या है, समान है। हालांकि इसमें संकरण आप sp3 बताते हो, इसमें कुछ जगह sp3 मिलता है, लेकिन D3S को ज्यादा सही बताएंगे। ठीक है, ये संकरण अपन आगे टाइप्स देखेंगे भी इसी चैप्टर में। एक और एग्जांपल ले लें तो K2SO4 एंड K2CrO4। बात करें भैया, धनायन तो 100% समान है, SO4 -2 देख लेते हैं, S O नेगेटिव O नेगेटिव। इस तरह से बताना चाहता हूं कि ये चतुष्फलकीय है। ठीक है, लेकिन यहां पे CrO4 -2 की बात करूं तो वही है O नेगेटिव एंड डबल बॉन्डो। वंस अगेन ये भी कैसा है, चतुष्फलकीय, तो सेम शेप वाले हो गए, तो आइसोमॉर्फिक है। रही बात, यहां भी वही संकरण की बात की जाती है sp3 और यहां D3S। कुछ लोग sp3 भी बताते हैं, बट आपको D3S प्रिफर करना है, वरीयता देनी है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई समाकृतिकता और बहुरूपता।